बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, अफगानिस्तान में हुकूमती फोर्सेस और अफगान तालिबान के दरमियान झड़पें जारी हैं और कंट्रोल की जंग है। तालिबान का दावा यह है कि वो 85% अफगानिस्तान पर कंट्रोल हासिल कर चुके हैं, जबकि अफगान जो फोर्सेज हैं जिनकी तादाद 3 लाख के करीब बताई जाती है, उनकी जानिब से मुज़ाहमत भी हो रही है। जो बड़े शहर हैं कंदार, कंदूज, काबुल, तखार, परवान, बल्ख सूबों में तालिबान और जैसे मैंने बताया उनके दरमियान घमसान का रन पड़ा हुआ है। फिर इसमें एक खबर यह भी आई कि जो कंदार में भारत का कौंसलेट था, जब उनको ये खबर और जो अफगान तालिबान के दावे आए तो उन्होंने अपने कौंसलेट को खाली कर दिया है, जिनके हम चर्चे सुनते थे। ये जो हुकूमत थी डॉक्टर अशरफ गनी साहब की, इससे पहले हामिद करजई साहब की, उसमें वहाँ पर बड़े बड़े इन्होंने अपने कौंसलेट्स बना लिए थे। अमेरिका की जानिब से ये वाज़ह तौर पे अब कह दिया गया है कि 31 अगस्त 2021 यानी अगले माह की आखिर में जो फौजी मिशन था अमेरिका का अफगानिस्तान में, उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। पहले 11 सितंबर 2021 की डेट थी, अब अगस्त में से ख़त्म किया जाएगा। और साथ में अमेरिकी सदर जो बाइडन साहब ने यह भी कहा कि जो खित्ते के मुमालिक हैं वो अपना किरदार अदा करें अफगानिस्तान में सियासी हल के लिए। अहम इशू है पाकिस्तान के लिए, इसके बहुत से असरात मुरतब हो सकते हैं। पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बाकायदा स्टेटमेंट भी दी कि हम अफगानिस्तान में अमन के शराकतदार तो हो सकते हैं लेकिन जंग के शराकतदार नहीं होंगे। आज भी इस हवाले से फवाद चौधरी साहब जो वज़ीर इत्तलात है, उनका कहना था कि अफगानिस्तान में हमारी पॉलिसी वाज़े है, हम चाहते हैं कि ऑल इंक्लूसिव वहाँ पर हुकूमत है, जो हकीकी नुमाइंदगान है वो वहाँ पर इक़्तिदार में है, उनको कबूलियत पाकिस्तान देगा। इस पर अगर सिविल वॉर की तरफ खुदा न खास्ता अफगानिस्तान जाता है तो जाहिर सी बात है मुहाजिरीन का इन्फ्लक्स आएगा। उसके लिए भी बताया जाता है कि पाकिस्तान का बॉर्डर जो है अब वो उस पर बाढ़ लगा दी गई है। बारकाफी आम इशूज़ हैं, इस पर हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में डिस्कस करेंगे। और दो शख्सियात जिनकी मुख्तलिफ जहतें हैं, शख्सियात की सियासत से भी ताल्लुक है, तजियाकार भी हैं और बैन अवी अमूर पर गहरी गिरफ्त रखते हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन करें डॉक्टर उमेश कुमार साहब। आप मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, कायमा कमेटी बराए उमूर खारजा के भी मेंबर हैं, खुद अपने कॉलम भी लिखते हैं। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमेश कुमार साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जबकि डीएसएनजी लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन रह चुके हैं। मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है और आप भी इस मौजू के एतबार से मुख्तलिफ चैनल्स पर गुफ्तगू भी करते हैं और कॉलम राइटर भी हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया जनरल कयूम साहब। मैं गुफ्तगू का आगाज़ अगर डॉक्टर उमेश साहब आपसे मैं करना चाहूँगा। सर बताइएगा, ज़ाहिर बात है आप उमूर खारजा कमेटी के मेंबर हैं, वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने ब्रीफिंग्स भी दी हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी इस हवाले से बात की। अफगानिस्तान की सिचुएशन 4 दिहाइयाँ हो गई हैं कि वहाँ पर बदअमनी का राज है। हुकूमतें आई, बैरूनी कुव्वतें भी आई, लेकिन अमन नहीं आ सका। अब जबकि अमेरिका ने भी हतमी तौर पर कह दिया कि 31 अगस्त को हमारा फौजी मिशन यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। क्या सूरत हाल बनती देख रहे हैं अफगानिस्तान में और पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस हैं? पहली चीज़ तो ये कि हमारी खारजा कमेटी की तो खैर मीटिंग होती नहीं है, होती ही नहीं है। मैंने तो नहीं देखी। किसी किसी टाइम होती है तो भी ऐसे समझ लो वैसे होनी तो चाहिए। और काफ़ी दिनों से अभी भी नहीं हुई है। एक मीटिंग हुई थी सेशन के टाइम पे। बहरहाल जिस लेवल के ऊपर डिस्कशन है वो नहीं होती है। दरअसल यही फोरम है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बजट हो, फाइनेंस कमेटी पूरी ग्रिप होनी चाहिए उसकी। ठीक कह रहे हैं। सेम उसी तरीके से अगर कोई फॉरेन रिलेशन के हवाले से फॉरेन मिनिस्ट्री की पूरी ग्रिप होनी चाहिए, मगर नहीं है। ये बदकिस्मती है और यही है कि हमारी पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी हो, पाकिस्तान की इकोनॉमिकल सिचुएशन हो, जब तक हम जॉइंटली उस कमेटी के अंदर डिस्कस करके हर पॉलिटिकल पार्टी का इनपुट लेके अगर हम आगे बढ़ें तो हमें ये जो बड़ी बड़ी जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग होती है ना, उसको भी करने की जरूरत अभी नहीं जो हाल में कौमी सलामती कमेटी मैं का उसमें भी इजलास था, मैं उसमें भी था। अच्छा, आप मौजूद थे इन कैमरा सेशन? मैं उन तो कैमरा फिर तो आपको सारी सूरत हाल खोल के बता दी गई होगी। देखिए वो तो इन कैमरा थी, उसको तो हम डिस्कस नहीं कर सकते, मगर मैं इसके अलावा इससे पहले भी मैंने अफगानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर बहुत लिखा, जंग में लिखा, दी न्यूज़ में लिखा, और अभी लास्ट भी एक कॉलम मेरा इसी अफगानिस्तान के इशू के ऊपर आई। देखिए पहली चीज़ तो ये कि इस वक्त 3 लाख जो फोर्सेस हैं अफगानिस्तान की, नेशनल आर्मी, वो नहीं लड़ सकेगी तालिबान के साथ। अच्छा, आपका तज्जिया कि नहीं लड़ सकेगी? नहीं लड़ सकेगी, क्योंकि जब अमेरिका जैसा मुल्क $1 ट्रिलियन खर्चा करके भी तालिबान से नहीं लड़ सका और वो आखिर में इस तरीके से चला गया। अब
अगर अमेरिका को देखा जाए, जहाँ से भी वो निकला, वियतनाम या जहाँ से भी निकलता है तो उसको उसी की रहम व करम के ऊपर छोड़ के और निकल अभी भी जाता ऐसा है। नजर आ रहा है। और अभी भी ऐसा ही नज़र आ रहा है कि भाई आप पड़ोसी मुल्क, क्योंकि अब जो बाइडेन ने जो अपनी पॉलिसी, ये खुशकिस्मती समझे या बदकिस्मती, होता ये है कि हर मुल्क चाहे गवर्नमेंट चेंज हो मगर फॉरेन पॉलिसी उसकी चेंज नहीं होती है। ट्रंप ने जाते जाते ये डिसीजन ले लिया था कि हम फोर्सेस भी यहाँ से निकालेंगे जी। और साथ में ये कहा था कि अब हमारे लिए अमेरिकन के इंटरनल इश्यूज को हम देखेंगे, हम एक्सटर्नल इश्यूज को नहीं देखेंगे। पहले ये होता था कि सुपर पावर हर मुल्क के अंदर घुसता था और यही अगर जो उन मुल्कों के ऊपर खर्चा करते थे, अभी जो 3.3 बिलियन डॉलर की जो इसने बात की है कि मैं ऐड दूंगा, वो भी आप समझ लो कि दिखावे की बातें हैं। अच्छा। अब अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका का मुझे फ़िलहाल रोल नज़र नहीं आता। अगर अमेरिका का फ़िलहाल रोल नज़र आता है, अगर आना होता तो पहले पहले प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर आता। मैं आया तो समझता था ना जिसपे वजीर आजम साहब ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, जब उन्होंने कहा बेसिस देनी चाहिए हमको। मैं समझता हूं कि बेसिस की बात अभी तक अमेरिका ने, जो मेरे इल्म की बात है, अभी तक अमेरिका ने बेसिस मांगे ही नहीं है। ये हमारी एक सोच थी कि भाई हम बेसिस मांगेंगे तो नहीं देंगे, मांगने से पहले ही हमने, मतलब जैसे नहीं पानी बता दिया ना कि हमारी इंटेंशन ये है। हमारी इंटेंशन ये है, वो हमने पहले ही बता दिया। मगर अमेरिका ने अभी नहीं मांगा है। अमेरिका की अभी इस वक्त वो सोच नहीं है। अशरफ गनी जब गया तो भी उसने कहा कि आप, उसके बाद आप देखें कि ईरान, टर्की, वो मुल्क जो पहले अमेरिका के साथ नहीं थे, वो अफगानिस्तान के अंदर आपको एक्टिव नजर आ रहे हैं। Okay. क्योंकि अमेरिका की ये जो चाहत, अब यहाँ पे जो रोल बढ़ेगा वो रोल बढ़ता हुआ मुझे चाइना और रशिया का नजर बढ़ता आ रहा है। क्योंकि चाइना जो अपनी जो ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो ईरान में कर दी, पाकिस्तान में कर दी। अब पूरी सेंट्रल एशिया के ऊपर एक हार्डलैंड थ्योरी है, उसमें लिखा हुआ है कि दुनिया के ऊपर वो मुल्क राज करेगा, सुपर पावर राज करेगा जो सेंट्रल एशिया के ऊपर जिसकी कमांड होगी। और चाइना इस तरफ जा रहा है। अब इंडिया बिजनेसमैन है, कितना भी जाए ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया अमेरिका से मिले और इस तरीके से पाकिस्तान को टाइट करे। मैं नहीं समझता। मैं जो समझता हूँ इस वक्त बहुत ज़्यादा जो खौफ की फिजा बनी हुई है, जो स्पेकुलेशन हो रही है, मुझे आगे चंद दिनों के बाद, 1-2 महीनों के अंदर, मुझे अफगानिस्तान के अंदर इंटरनल, जैसे अभी तालिबान पहले हर किसी को मार देते थे, आपको इंटरनल क्या नजर आया, जुमला मुकम्मल अभी कीजिएगा। नहीं। इंटरनल मुझे ये लग रहा है कि तालिबान अब वो समझते हैं कि हमें अब अपने आप को दूसरे रूप में पेश करना पड़ेगा। मतलब हमें क्लैशनकोव के ऊपर नहीं, हमें ये करना पड़ेगा कि हमने हक अपना लड़के छीना, हमने हक अपना लड़के छीना। मगर अब हमें एक इस तरीके से पोलाइटली चलना है कि हर मुल्क जो है, अगर हमारी इंटरनल हुकूमत बने तो हर मुल्क हमारी रेस्पेक्ट करे, हमारी रिजिडनेस को देख के, ये नहीं हर मुल्क हमें हमसे नफरत करे। ठीक है। वो अपनी जो भी बुराइयां थी, जो भी पीछे इनका कल्चर रहा है, उस कल्चर को वो चेंज तो करने ये की मैं कोशिश करेंगे इस पे और डॉक्टर उसको साहब चेंज होने की कोशिश के लिए पहले पहले पाकिस्तान साथ देगा। मैं जनरल साहब को भी शामिल कर लेता हूँ, जनरल साहब को भी रह ले तो फिर मेरा जहन में इसमें सवाल था। जनरल साहब बहुत शुक्रिया सर, नवाजिश बताइएगा सर, आपका इस पे बहुत ज्यादा लिखना भी है, आप गहरी नजर भी रखते हैं। क्या समझते हैं जनरल क्यूम साहब, जो सूरत-ए-हाल इमर्ज हो रही है अफगानिस्तान से, पाकिस्तान के लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या है? डॉक्टर उमेश साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, प्लीज गो अहेड सर। देखिए, एक तो अनवार ये इस सदी का एक बड़ा आम तरीन वाकया है कि अमेरिकन जो हैं वो यहाँ से छोड़ के चले जा रहे हैं, इन एडिशन टू ये कोविड का जो इशू है। और ये एक तारीख में एक लिखा जाएगा कि एक सुपर पावर जो लॉन्गेस्ट वॉर लड़ने के बाद फिर इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया तो चले गए। कुछ लोग कहते हैं कि ये विड्रॉल इन्हें हेस्ट है, मैं समझता हूँ इन्हें हेस्ट नहीं है, ये बड़ा डिलिबरेट सोच के। जी, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, दोबारा हम राब्ता करने की कोशिश करते हैं जनरल क्यूम साहब से। वो बता रहे थे कि ये इन हेस्ट नहीं है, वो ये समझते हैं कि अमेरिका की लॉन्गेस्ट वॉर थी और वो अब इससे निकल रहे हैं। मेरा सवाल ये था डॉक्टर उमेश साहब आपसे कि आपने कहा कि अफगान तालिबान जो है इस दफ़ा उनका मुख्तलिफ अंदाज होगा। मेरा सवाल ये था कि इस वक्त जिस तरीके से कंट्रोल हासिल करने के लिए झड़पें हो रही हैं, तो अंदाज तो वही पुराना ही लगता है ना। फिलहाल पुराना है, जैसे इनका कंट्रोल हो जाएगा मुकम्मल अफगानिस्तान पे, मुकम्मल अफगानिस्तान के ऊपर हो जाएगा, उसके बाद जो है
सिविल वार के चांसेस मुझे कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि सिविल वार अगर होती है तो फिर आपके पूरे खिता मींस ईरान हो गया, आपका पाकिस्तान हो गया, उनके बॉर्डर के ऊपर मैं नहीं समझता कि वो हालात। जैसा अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा सर। जी जी, बस तो मैं यही कह रहा था कि ये इनको ये जल्दी में नहीं जा रहे, बल्कि इन्होंने फुली अपना प्लान करके गए हैं। इनका ये विड्रॉल है, ये डिलेड है। इनको मच बिफोर टाइम चला जाना चाहिए था। इन्होंने बेतहाशा अपना भी नुकसान किए, 4-5 हजार कैजुअल्टीज, $1.5 ट्रिलियन भी लगाए, और फिर बेगुनाह अफगानी तबाह हुए। पाकिस्तान के ऊपर उसका मलबा गिरा के 30 लाख अफगान रिफ्यूजीज, कुछ ईरान में गए 15-20 लाख, और इन एडिशन टू दैट हमारी इकानमी को, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, तो 150 अरब का डॉलर का नुकसान हुआ। और दूसरा ये है कि अफगानिस्तान का कल्चर, ट्रेडिशन, उनका रहन सहन, उनकी जिंदगी सारी तहस नहस होगी, और आज वो उनको फिर उस प्यास में छोड़ के जा रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि अभी जो तालिबान का आना है ना, उसमें कई लोग सिविल वार की बात बहुत बड़ी की करते हैं। ये अभी ज्यादातर सरेंडर हो रहा है, बिकॉज लोगों को पता है कि एक तर्ज हुकूमत है और लोगों की एक मेजॉरिटी है। अगर उनकी मेजॉरिटी ना होती तो ऐसे ही उनकी कोई हुकूमत नहीं है, उनके पास कोई फॉर्मल आर्मी नहीं है, तो जोक दर जोक फौज के लोग भी सरेंडर करके उनके साथ मिल रहे हैं। और इवन गवर्नर तक, सरदार का, सूबे का आपने देखा, बाकियों के भी। तो ये ग्रेजुअल है। इसमें सिर्फ लकूना ये है कि अमेरिकन को जाने से पहले सिटिंग गवर्नमेंट का और तालिबान का और आपस में बैठ के कोई एक ट्रांजिशन का एक प्लान बना के निकलना चाहिए था। लेकिन अगर वो नहीं निकले तो आई एम श्योर, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, तालिबान भी अभी वो पुराने तालिबान नहीं है। इन्होंने भी कुछ डिप्लोमेसी का बहुत सी दुआ में इन्होंने मीटिंग की है। तो आई एम श्योर दे वुड नॉट रिपीट देयर मिस्टेक्स, और सबको साथ लेके चलेंगे। पाकिस्तान का इंटरेस्ट यही है कि ये जो है इनका अपना प्लान हो और बाहर से मुदाखलत ना हो। हमें दुख ये है कि अमेरिका जब इधर था तो राइट अंडर देयर नोज यहाँ नेस्ट थे और कमीन गायें थी, ये रा के TTP की सूरत के अंदर, और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एज डीप एज मेहरान बेस और हमारी कामरा बेस और G2 तक हमले किए, और पाकिस्तान के साथ इवन उधर से टेररिस्ट ज्यादती कर रहे थे, जिनके अड्डे उधर थे उनको राह कर रहा था। इधर अमेरिकन ने सलाला पे हमला करके 25 हमारे फौजी शहीद कर दिए। आप सोचिए, जो जिस फौज से आपने इमदाद ली, और फिर बाद का एक्शन भी किया, और फिर ये कहा कि जी डू मोर, और साथ ही जो साउथ एशिया की पॉलिसी दी ट्रंप ने, उसमें भी कहा कि ये तो चीट है, तो डिसीट है, तो फलाना फलाना। तो मेरा मतलब है ये अमेरिकन थे नाइदर हेयर नॉर देयर। और अभी जो इनको निकलना ये मजबूर होके किया है, इनको सिर्फ नहीं पता था कि ये अंजाम होगा, बाकी दुनिया को पता था। वो एक शायर, आपको शायरी से भी शौक है, किसी ने कहा कि तुम्ही ने चश्म पोशी की जहां की पेशबीनी से, जो होना था वो दीवारों पे लिखा हमने देखा था। सारे जहान को पता था कि ये अल्टीमेटली इनको ऐसे निकल के जाना होगा। और अभी आप देखिए कि वो वहां चले गए। सर विंस्टन चर्चिल की एक कोटेशन है, जो उन्होंने ये कहा था कि अमेरिकन विल डू ऑल द राइट थिंग, बट बिफोर डूइंग दैट दे विल फर्स्ट ट्राई ऑल अदर ऑप्शन। तो मेरे ख्याल इन्होंने सारी ऑप्शन करके लेकिन जैसे साहब कतकलाई इबादत, इस पे ये सवाल भी आते हैं, बहुत से तजिया निगार कहते हैं कि शायद इरादी तौर पे अमेरिका ये चाहता है कि स्टेबिलिटी ना आए अफगानिस्तान में, जैसे आपने कहा। अदरवाइज हमने देखा जैसे अफवाज का इनखला हो रहा है और अब डेट भी आ गई है, लेकिन जो पीस प्रोसेस था, जो दोहा एग्रीमेंट था, उसके तहत उस पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया, क्योंकि डॉक्टर उमेश कुमार साहब का कहना है कि चाइना और रशिया का फुटप्रिंट इनको ज्यादा नजर आ रहा है अफगानिस्तान में। पोस्ट यूएस विड्रॉल की मैं बात कर रहा हूं। और एक राय यह है कि शायद अमेरिका इरादी तौर पे नहीं चाहता कि वहां पर पायदार अमन हो, इसलिए इस तरह का इनखला हुआ है। आप क्या कहेंगे? देखिए, इनखला जो इन्होंने डेट से पहले करके तो फिर अनाउंस किया ना, वो तो इसलिए किया कि इनको अपने ट्रुप्स की सेफ्टी का ख्याल था। मसलन ये वियतनाम से जब निकले थे तो इनके आखिरी ट्रुप्स जो थे वो एम्बेसी के छत से हेलीकॉप्टर पे गए थे जब निक्सन ने वहां से विड्रॉल किया था। तो अभी भी ये तो पक्की बात है जो डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं ना। डॉक्टर साहब बड़े इकोनॉमिस्ट और अच्छे राइटर भी हैं और बोलने वाले भी हैं। इनको हमने 20 पे भेजा हुआ है, ये जरूर हमारी पार्टी की स्ट्रेंथ है और इंशाल्लाह इन्होंने ये बिल्कुल ठीक कहा है
कि ये टर्माइल तो इनकी पॉलिसी का हिस्सा है कि इस रीजन में ये बहुत से इवन अमेरिकन और वेस्टर्न दानिशवरों ने ये कहा है कि जी पाकिस्तान को भी ऊपर ना आने दें किसी तरीके से और खित्ते को भी टर्माइल में रखें ताकि इनकी फौजें आती जाती रहे। तो ये इनके लिए सिर्फ अफगानिस्तान इम्पॉर्टेंट नहीं है, खित्ता इम्पॉर्टेंट है। और खित्ते में कैस्पियन सी बेसन, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, ईरान, न्यूक्लियर, पाकिस्तान, चाइना, रशिया और बलूचिस्तान की मादनियात, अफगानिस्तान की, तो इससे ये इनकी आज दुनिया में 800 बेसेस हैं। ये नियो कॉलोनियल कॉन्सेप्ट के तहत जब कॉलोनी खत्म हुई तो इन्होंने बेसिस बनानी शुरू की और कठपुतलियों को हुक्मरान रखी जैसे इधर रखा हुआ था। तो अभी जो अफगानिस्तान है, इट इज नो मोर एन ऑक्युपाइड अफगानिस्तान, इट इज नाउ ए फ्री अफगानिस्तान और उनकी सोवरेनिटी बहाल हुई है। इट इज अप टू देम टू इलेक्ट एनीबॉडी और सिलेक्ट एनीबॉडी और अपना अरेंजमेंट करे। हमारा सिर्फ पाकिस्तान के इंटरेस्ट ये है कि उनकी सरजमीन जैसे पहले इंडिया ने इस्तेमाल की है वो आइंदा न करे। और यही इंडिया की फ्रस्ट्रेशन है कि $3 बिलियन वहां खर्च करने के बाद भी अभी वो कांप रही है उनकी टांगे, इसलिए कि वो $3 बिलियन की एड अफगान गरीब लोगों के लिए या उनकी जमहूरियत के लिए या विमेन राइट्स के लिए या हाई वैल्यूज के लिए नहीं थी। वो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए गुडविल क्रिएट करके एक उन्होंने लॉन्चिंग पैड बनाया हुआ था जो वहां से ये उनका ये आप नुक्ता उठाया जनरल साहब, ये नुक्ता उठाया, इस पे मैं चाहूंगा कि आपका क्या नुक्ता नजर है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ ना इस्तेमाल हो जैसे माजी में हुई। हमारी जो कलदम तंजीम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनकी बाकियात या जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं उनकी बाकियात उसी खत्ते में रह के पाकिस्तान पे मुख्तलिफ शहरों पे हमलावर होते हैं। अभी देखिए ये ईद गुल जो था जो लाहौर में धमाका हुआ, ये भी इसका ताल्लुक ज़ाहिर अफगानिस्तान से था और इंडिया स्पॉन्सर्ड था। पहले तो ये देखो, अशरफ गनी की जो इंक्लाइन थी वो इंडिया की तरफ थी और अमेरिका की पुल पे वो काम करता था। तालिबान जो है वो कभी भी पाकिस्तान को, और उस वजह से तालिबान रिएक्शन दिखाते थे, तालिबान की तरफ से पाकिस्तान को नुकसान नहीं रसेगा। अब जो भी होगा, अब जैसे आपने कंधार की बात की, ऐसे इंडिया अफगानिस्तान से आराम से जो इतनी इन्वेस्टमेंट के बावजूद भी जो है वो मायूस होकर निकल जाएगा। और असला भी फेंक रहा था ना अभी अफगान फोर्सेस के लिए। हाँ, मगर अब इंडिया भी यहाँ पे निकल जाएगा, अमेरिका निकल जाएगा। दो चीज़ें देखो, चाणक्य जी कहता है कि दुश्मन जो है उस दुश्मन को आप दुश्मनी लड़के ख़त्म करो या उसको दोस्त बना के दुश्मनी ख़त्म करो। सेम जब आप किसी को जो है ना वो एक मौर्या जी जो है वो एक थ्योरी थी, आप मतलब अगर आप देखो कि हथियारों से अगर जो आप जंग नहीं जीत सकते उसको आप इकोनॉमिकली जंग आप उससे जीत सकते हो। अब अमेरिका की जो सोच है वो ये है कि ये पूरा खिता जो है, चाइना कितना भी है ना इतना देने में नहीं है। आपने देखा कि सीपेक के साथ भी जो हमारा जो एग्रीमेंट है पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट से आज तक आ रहा है, मगर उसके अंदर भी अगर आप देखोगे अमेरिका जिस तरीके से देता है, ठीक है, जिस तरीके से देता है उतना हमसे मांगता नहीं है, मगर चाइना जो है वो आप समझे कि सीपेक चीजें अपने लिए बनाता है मगर वो चीजें हमारे कि अमेरिका देता ही नहीं है जब हम मुश्किल में होते हैं। अच्छा नहीं, वो बड़ी जिताता ज्यादा है। नहीं अमेरिका देखो, अमेरिका एक सुपर पावर है इस वक्त भी, हर जगह पे अमेरिका के बगैर नहीं। आज भी अमेरिका की जो सोच है कि अफगानिस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे ईरान हो, ये हमेशा क्राइसिस में रहे। तो ये तो अच्छी सोच नहीं है ना हमारे लिए, मन की सोच है। और इकोनॉमिकली वो हमें क्या अफगानिस्तान को बहुत ज्यादा टाइट करेगा। अफगानिस्तान जो है वो अभी तालिबान में मैं जो समझ रहा हूँ, जो मैंने किए, अभी अशरफ गनी का रोल खत्म हो जाएगा। जैसे हमारे पास जिसकी हुकूमत चली जाती है बाहर चली जाती है ना, ऐसे ये कुछ दिन अमेरिका चला जाए। जवाब दे दिया जनरल करीम साहब को। हाँ, बाहर नहीं मैं ऐसी बात नहीं करता, मैं ऐसे जनरली बात करता हूँ। तो वो बाहर चले जाएंगे, अशरफ गनी साहब अमेरिका से तो अमेरिका ही चले जाएंगे, तालिबानों की हुकूमत आएगी। मगर आपको वहां पे अफगानिस्तान के अंदर भूख, बेरोजगारी, फाइनेंशियल क्राइसिस आपको बहुत ज्यादा नजर आएंगे। वो जो आप जो कहते हैं तालिबान की हुकूमत है, किस तरह इस तरह कब्जे से आएगी? कब्जे के आने के बाद लोग सरेंडर करते जाएंगे, जैसे आप कर रहे हैं, सरेंडर करते जाएंगे। और इस तरीके से अब फिर ये होगा कि तालिबानों के भी आपस में ग्रुप है, फिर आगे चल के वो माहौल खराब होगा। मगर अभी 3-4 साल जो है ये चीज़ें जो चलेंगी, और ये मैंने वहाँ पे जो मैंने अफगानिस्तान को पढ़ा वहाँ पे भी मैंने देखा है। और आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान के फायदे में है?
पाकिस्तान की देखो, पाकिस्तान के फायदे में कि सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, पाकिस्तान की के सरजमीन खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, पाकिस्तान के मुल्क के अंदर दहशतगर्दी जो है जिसका एक खौफ बना हुआ है कि भाई सिविल वार हो जाएगी, अफगानी आ जाएंगे, 30 लाख पहले आए हुए हैं, बॉर्डर के ऊपर रुकेंगे नहीं और इतने सारे लोग आएंगे, कैसे होगा, क्या होगा। ये जितनी स्पेकुलेशन, जितना खौफ है, उतना पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी वगैरह नहीं होगी। अच्छा, मगर फाइनेंशियल इश्यूज जैसे अफगानिस्तान के ऊपर बढ़ेंगे हमारे साथ भी, क्योंकि हमने जैसे एब्सोल्युटली नॉट का या हमने उसकी ईमा के ऊपर अगर नहीं चलते हैं तो उसका रिएक्शन आएगा, तो उसका रिएक्शन हमारे लिए फाइनेंशियल। जनरल साहब ये बताइए, जो डॉक्टर उमेश साहब कह रहे हैं, आपको भी लगता है कि अफगानिस्तान में तालिबान अगर कंट्रोल मुकम्मल संभालते हैं वो पाकिस्तान के लिए एक तरह से बेटर सिचुएशन होगी, और ये कि अफगानिस्तान में जो हमें फियर्स हैं या अप्रीहेंशंस हैं कि अगर खुदा न खास्ता सिविल वॉर होती है उसका इफेक्ट पाकिस्तान पे पड़ेगा, ऐसा नहीं है? डॉक्टर उमेश साहब का ये कहना और मानना है। वैसे आज फवाद चौधरी साहब भी ये कह रहे थे, आपकी क्या राय है? जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी 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 जनरल साहब, आपसे अच्छा, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर सबसे बड़ा ट्राइब पश्तून है और उनका आपस में तावन है, तो आई डोंट थिंक सो कि वहां उस हद तक तो प्रॉब्लम होगा। लेकिन प्रॉब्लम आगे आके जो ताजिक, उज़्बेक और हजारा के कुछ लोग हैं उनका देखना पड़ेगा कि उनका आपस में क्लैश न हो। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, हम ये नहीं चाहते, हम कहते हैं तालिबान की हुकूमत हो या जो भी अरेंजमेंट तालिबान करते हैं, बिकॉज वो अभी कह रहे हैं ना कि हम सबको साथ लेके चलेंगे, तो आई एम श्योर उसमें रिप्रेजेंटेशन होगी उज़्बेक, ताजिक और हजारा लोगों की, बिचारों की। जो हुकूमत बने उसके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए और अल्लाह की तरफ से होंगे। वहां जरा गड़बड़ होगी तो ये श्योर है कि वहां से तो वैसे भी 40-45 हजार लोग डेली वैसे ही क्रॉस करते हैं, जो कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आता है, कोई पढ़ने के लिए आता है, कोई और इस तरह की इनकी रिश्तेदार हैं वो वगैरह वगैरह। तो अभी फेंसिंग तो हुई है, लेकिन रेगुलर रास्ते तो खुले हो गए एंड हम वेलकम करते हैं जहां जरूरी हो वो उसके लिए। हम ये कहते हैं कि स्टेबल अफगानिस्तान जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते के लिए जरूरी है, और स्टेबल अफगानिस्तान तब होगा जब फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज अपनी अंगुश्तबाजी पीछे कर ले। ये आईसिस वगैरह और टीटीपी ये कभी सरवाइव नहीं कर सकते अगर इनको अड्डे न दिए जाते और इनके पीछे फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज के पैसा, इंटेलिजेंस और ये वो। आपके ख्याल में जब ये मेहरान बेस के ऊपर आए कामरा में आए जब, तो आपने देखा कि ये हमारे सब जहाज जो स्ट्रेटेजिक एसेट है, जो बैक्स टाइप है, इनको एग्जैक्ट हैंगर का पता, इनको जीपीएस सिस्टम के थ्रू सैटेलाइट से कंट्रोल करके उधर तक पहुंचाना और फिर टारगेट ये चुना, इसका बेनिफिशियरी किया था। इसी तरह कराची के अंदर जब ये गए, वहां P3C ऑपरेशन हमारे जहाज है वो नेवल रिकॉनेसेंस वगैरह के लिए वो भी बड़े एक्सपेंसिव है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, उनके ऊपर गए। तो ये फिर GHQ पे हमला, और इनके हिसाब से तो उन्होंने पाकिस्तान को राइट ऑफ कर दिया था। ये तो हम सल्यूट करते हैं अपनी अफवाज पाकिस्तान को कि उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर पूरी कौम भी इकट्ठी हुई, ये इमरान खान साहब भी उसमें शामिल हुए जब हमने पूरा एक प्लान बनाया, नेशनल इलेक्शन प्लान बना, APCs हुई और फिर हमारी कमेटीज बनी मुख्तलिफ इम्प्लीमेंटेशन हर सूबे की, जहां प्राइम मिनिस्टर ने खुद जाके देखा, उसमें कोर कमांडर भी, चीफ मिनिस्टर भी, गवर्नर भी, IG पुलिस भी, रेंजर्स वाले भी, और ये कलेक्टिव एफर्ट के साथ हमने ये दहशतगर्दी का खात्मा किया। फ्रांस के सदर ने नवाज शरीफ साहब से पूछा कि आप हमें भी गाइड करें कि आपने क्या किया था, तो बैनुल अक़वामी सतह पे ये क्रेडिट पूरी कौम का है कि बहुत सी कुर्बानियां देने के बाद हम किए। तो हमें अभी भी चौकन्ना जरूर रहना है, क्योंकि ये ट्रांजिशन के वक्त या ट्रांजिशन के बाद भी इंटेलिजेंस एजेंसी बाहर से अपना कुछ न कुछ, आपको ये पता होगा अनवर, आई एम श्योर डॉक्टर साहब को भी पता है कि अफगानिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान बनने पे पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया था, इनकी रिकग्निशन नहीं हुई थी। इसके बाद यहाँ कम्युनिस्ट का भी इफेक्ट रहा और इंडिया का भी इन्फ्लुएंस रहा। आज भी मीडिया के अंदर एंटी पाकिस्तान बहुत सी लॉबिंग वहां काम करती है, हालांकि पाकिस्तान
नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर का इलाका है हजीरा। यहाँ पहुंचे PTI के सीनियर रहनुमा मुराद सईद। उन्होंने अवामी इज्तिमा से खिताब किया। क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। गर्चे हम कुछ भी नहीं है, लेकिन सर हथेली पे सजा सकते हैं। गर्चे हम कुछ भी नहीं है, लेकिन सर हथेली पे सजा सकते हैं। कोई भेजे तो किसी साहिल पर कश्तियां हम भी जला सकते हैं। मेरे नौजवानों, मुझे अब समझ आई कि ये शोर, ये चीखें क्यों सुनाई दे रही है इनकी। कहते हैं कि धांधली हो रही है। आज आप लोगों के जज्बे ने साबित कर दिया कि क्यों इनकी चीखें निकल रही है। और अगर थोड़ी सी शर्म होती तो जरा सोचते कि यहां पे तो आज भी वजीर आजम इनका बैठा हुआ है, तो ये धांधली कौन कर रहा है। धांधली नहीं, आपके करतूत और आपने आजाद कश्मीर के साथ जो रवैया रखा वो आपकी शिकस्त की वजह बनेगी इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, अभी मैं गुफ्तगू सुन रहा था, आपसे पूछा गया कि सड़कों की हालत क्या है, अस्पतालों की हालत। इसकी वजह से बड़ी लंबी बात हुई। मैं आपसे एक एक सवाल करता हूं और इंशाअल्लाह आपके जवाब में आपका फैसला भी होगा। यहाँ पे क्या इन्होंने सड़कों की हालत ठीक की? क्या अस्पतालों की हालत बेहतर की? क्या बेहतरीन तालीमी इदारे दिए? क्या यहाँ पे आपके नौजवानों का सबसे बड़ा मसला मोबाइल और टेक्नोलॉजी और IT का मसला वो हल किया? तो किस चीज के लिए ये आज फिर आपके पास आए हैं? अगर आपके पास आते हैं तो आपने एक ही जवाब देना है कि तुमने हर अहद में हर नस्ल से गद्दारी की, तुमने बाजारों में असमत की खरीदारी की। अब के तुम मुझसे मेरे जिनसे गिरा मांगते हो, अब के तुम मुझसे वफादारी जा मांगते हो। जाओ, ये चीज किसी मुतासिरा से मांगो। जाओ, मुझसे मांगोगे तो खंजर से लहू बोलेगा, गर्दनें काट भी दोगे तो लहू बोलेगा। तुमने हर अहद में हर नस्ल से गद्दारी की और इंशाअल्लाह इस दफा आपका फैसला, वो मुझे पता चल गया, आपका फैसला इमरान खान के हक में है, आपका फैसला तब्दीली के हक में है, आपका फैसला आजाद कश्मीर की तरक्की और खुशहाली के हक में है, आपका फैसला अपने नौजवानों को रोजगार देने के हक में है। और मैं भी एक वादा करके आपसे जा रहा हूं कि 25 को आप ये नुमाइंदा मुजफ्फराबाद की असेंबली भेजेंगे, लेकिन आज से आपने अपने लिए इस्लामाबाद की असेंबली में एक नुमाइंदा ढूंढ लिया, रख लिया। आज से मैं आपका नुमाइंदा हूं। मेरे दोस्तों, मैं इसलिए जल्दी बात खत्म कर रहा हूं कि इंशाल्लाह जश्न आपके साथ मनाऊंगा। आप तो फैसला कर चुके हो, अभी एक और जलसे पे जाना है, लेकिन मेरा आपसे वादा है, जो यहाँ के लोगों ने मोहब्बत दी तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को, हमें, मैं आपका खुद इस्लामाबाद पार्लियामेंट में जिस तरह पाकिस्तान के बाकी हिस्सों की नुमाइंदगी करते हैं, आज से आपके इस हल्के का, आजाद कश्मीर का, मैं वाकई नुमाइंदा हूँगा। मेरे दोस्तों, और आपने भी एक वादा करना है, चले करना है, एक वादा हाथ उठा के आप लोगों ने करना है कि आपने 25 तारीख को क्या भाई नहीं, 25 तारीख को बल्ले को आपने मोहर लगाना है, लेकिन आपने आज इस जलसे के बाद घर घर जाके हर मार्केट, हर बाजार आपने खुद अपना नुमाइंदा और इमरान खान बनना है। और आपने अगर आज की दिन आपकी लीड 5-10 हजार थी, आपने उसको डबल करना है इंशाअल्लाह। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
रहनुमा तहरीक-ए-इंसाफ मुराद सईद हजीरा में मौजूद आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को लेकर बात कर रहे थे। कहना उनका यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को धांधली का डर नहीं है, उन्हें असल में डर यह है कि उन्होंने यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के आवाम के लिए कोई काम नहीं किया है। न तो यहाँ के नौजवानों के पास रोजगार मौजूद है, न यहाँ तालीम और सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात फराहम की गई हैं। हजीरा ही में इसी जलसा आम से खिताब किया गया है। अली अमीन गंडापुर की जानिब से उनका क्या कहना था वो भी आपको दिखाते हैं। मैं सिर्फ दो बातें करूंगा क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि कई बुनियादी साहब कुछ होते हैं ना भाई, एक तो हम से हमारा रिश्ता है और आप लोगों से हमारा बड़ा करीबी रिश्ता है, क्योंकि हमारे आबा अजदाद ने आपके साथ यहाँ पे कश्मीर की आज़ादी में जंग लड़ी है, तो हमारा तो एक खून का रिश्ता है, एक दूसरे के लिए जान देने का रिश्ता है। लेकिन कई बुनियादी साहब भी क्योंकि मुझे मेरी तरह तो मेरा उनका मुझों का ही रिश्ता है, तो वो इसलिए यहाँ पे आ गया हमें लेने के लिए, उनका जलसा है आगे। मैं सिर्फ दो बातें करूंगा आपको। पहली बात यह है कि ये लोग कहते हैं कि इनको आपकी परवाह है। 72 साल से ये LOC के ऊपर वायलेशन हो रही हैं, हमारे भाई और हमारी बहनें यहाँ पे शहीद की जा रही हैं। इन्होंने आपके लिए एक बंकर नहीं बनाया, इन्होंने आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ नहीं किया। सलाम है इमरान खान को, जैसे हुकूमत बनी है 6 अरब का पैकेज देके 3 अरब का काम शुरू कर दिया है। बंकर का काम आपके बंकर बन रहे हैं। दूसरी बात, कश्मीर के अंदर आज तक अब बचपन से 2 नारे सुनते हैं। एक नारा है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और एक नारा यहाँ पर यह भी है कि कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, है ना, दोनों नारे हैं ना। अब सुनो, आज तक किसी वजीर आजम ने, किसी लीडर ने कश्मीर के बारे में, कश्मीर के लोगों की आजादी के बारे में ये नहीं कहा। इमरान खान वो लीडर है, कोटली के जलसे में उसने सरेआम पूरी दुनिया को पैगाम दिया, सरेआम उसने कश्मीर के मकबूजा कश्मीर और कश्मीर के लोगों को पैगाम दिया कि आप लोगों को जब हक खुद इरादियत मिलेगा, आप जो फैसला करोगे मुझे कबूल होगा। अगर आप लोग कहोगे कि आपने आजाद देना है तो आपको आजाद रियासत दी जाएगी, मैं आपका साथ दूंगा। ये होता है लीडर, ये होता है अवामी लीडर। आप ये वोट 25 तारीख को, ये वोट इमरान खान को इसलिए दें क्योंकि आपके इस वोट से मकबूजा कश्मीर की हमारी बहनों और भाइयों, हमारे बुजुर्गों और हमारी माओं का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। आज आप एक ऐसे लीडर को वोट दें जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालता है और कहता है कि एब्सोल्युटली नॉट। ये वो लीडर नहीं है, ये वो लीडर नहीं है कि मोदी को अपने घर में शादी में बुलाए, सज्जन जंजाल के साथ मीटिंगें करे और फिर आपसे वोट मांगे। ये वो लीडर नहीं है। जिस तरह भुट्टो ने जब देखा कि पाकिस्तान में उसकी हुकूमत नहीं बनने वाली, पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिया उसने, उधर तुम इधर हम, वजीर आजम बनने के लिए उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर के हक में जो करारदाद पास हुई उसको बर्बाद भुट्टो ने किया है। उसने कहा कि जी ये बायलैटरल मसला है पाकिस्तान इंडिया का, मतलब तुम इसमें मुदाखलत ना करो, हम खुद कर लेंगे। किसी ने किया? नहीं किया। इमरान खान ने दोबारा आवाज उठाई, इमरान खान ने आवाज उठाई और कहा, दुनिया को कहा कि आओ मुदाखलत करो, आओ मुदाखलत करो। अगर तुम लोग मुदाखलत नहीं करोगे हम कश्मीर के लिए हर हद तक जाएंगे। हम एटमी ताकत हैं, हम कश्मीर के लिए हर हद तक जाएंगे। और इससे सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का नुकसान नहीं, खित्ते का नहीं, पूरी दुनिया का नुकसान होगा। आज आपको एक लीडर मिला है, उसको वोट दो अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए, उसको वोट दो अपने हक खुद इरादियत के लिए, उसको वोट दो अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। और जो कमियां महरूमियां आपने, हमारे आबा अजदाद ने, हमने देखी, हमारे बच्चे ना देखे। अब नारा मार के बताओ, नारा मार के बताओ कि आप लोग तहरीक इंसाफ को कामयाब करोगे। और ये नौजवान जिसको टिकट दिया गया है, मुराद सईद को आप पसंद करते हो, भेज दो मुराद सईद जैसा नौजवान जो आपके लिए असेंबली में आवाज मुजफ्फराबाद में उठाए और आपको आवाज आपके घर में आए। ऐसा उम्मीदवार ने दिया है। अब आपका काम है मेहनत करके जितवाना, उसको असेंबली पहुंचाना। मैं आपसे वादा करता हूं, इस पहाड़ की चोटी की कसम है,
ये जो वादा करेगा आपसे मैं पूरा करके दूंगा, फंड मैं दूंगा इसको। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, पाकिस्तान, कश्मीर, इमरान खान, आप सब जिंदाबाद। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली अमीन गंडापुर हजीरा में मौजूद आज़ाद कश्मीर का ये इलाका जहां अवामी इज्तिमा सजाया गया है 25 तारीख को होने वाले इलेक्शंस को लेकर। यहाँ उनका कहना यह था अली अमीन गंडापुर का कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने सलामती काउंसिल तक कश्मीरियों की आवाज़ पहुँचाई है। कश्मीरियों का जो मुकदमा है वो बड़े एहसन अंदाज में लड़ा है। उनसे पहले किसी भी लीडर ने कश्मीर के मसले को इस तरह से दुनिया के सामने पेश नहीं किया जिस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान ने किया है। और अगर आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग अपने हुकूक की मुनसिफाना जिद्दोजहद जो है उसकी तकमील चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो PTI को वोट करें। इससे पहले मुराद सईद ने क्या कहा वो भी हमने आपको दिखाया। अली अमीन गंडापुर का खिताब भी हमने आपसे शेयर किया। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। जब बादल गरजे, बिजली गूंजे और बरसें बारिश की बूंदें तो अपने जानो माल की सलामती के लिए बर वक्त करें एहतियात ताकि खुशगवार और महफूज रहे मौसम बरसात। छतों की सफाई, मरम्मत और नकासियाब को यकीनी बनाएं। बरसाती नालों में कूड़ा करकट हरगिज मत फेंकें। बारिश के खड़े पानी बरसाती नालों, नहरों और दरियाओं में नहाने से गुरेज करें। नशेबी इलाकों में रहने वाले लोग बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बरसात में बच्चों पर खुसूसी नजर रखें और बारिश में भीगे हुए बरकी आलात, खम्बों और जमीन पर गिरी तारों को छूने से गुरेज करें। पहाड़ी इलाकों के रिहायशी फ्लैश फ्लडिंग से बचने के लिए खुसूसी इक़दाम करें। किसी भी हंगामी सूरत हाल में PDMA की हेल्पलाइन 1129 पर कॉल या अपने मुतल्लिका DC ऑफिस से राब्ता करें। आपके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर पल कोशां। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, हुकूमत पंजाब। निगाहे इश्क़ो मस्ती में वही यव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही त्वाहा। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट, अपना शो करते हैं द रिपोर्टर्स और उसके मेज़बानी भी हैं और ज़बरदस्त तज्ज़िया और ख़बरें भी होती हैं। साबिर शाकिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। साबिर भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो। ब्रेक से कबल हम अफगानिस्तान की सूरत हाल पे बात कर रहे थे। ज़रा आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस पर भी मैं आपका तज्ज़िया लेना चाहूँगा। इलेक्शन कैंपेन में मोमेंटम आ गया है। मरियम नवाज साहबा स्पीचेस कर रही हैं, बिलावल साहब ने स्पीचेस की, अब वो अमेरिका अपने निजी दौरे पे गए हैं। आसफा भुट्टो साहबा करेंगी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का शेड्यूल भी आ गया, वो भी जलसे करेंगे। 3 बताए जा रहे हैं जो आज वजीर दाखिला शेख रशीद साहब कह रहे थे। किस तरह देखते हैं इस वक्त हमारी जो पॉलिटिक्स है उसका सेंटर स्टेज आजाद कश्मीर में लगा हुआ है साबिर शाकिर साहब? और इलेक्शन से पहले ही अब तो बहुत से बातें हो रही है, उसमें भी आपका मैं जवाब लूंगा, लेकिन आजाद कश्मीर इलेक्शन कैंपेन को किस तरह देखते हैं? आपको इस वक्त क्या नजर आ रहा है? किस जमात का पलड़ा भारी है या अवामी हिमायत या जलसे किसके बड़े हो रहे हैं? लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर लेते हैं, स्टार्ट वहीं से लेते हैं जी। तो बिलावल भुट्टो तो अमेरिका चले गए जी, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन छोड़ के, और इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इन इंतखाबात में कितना पोर्शन मिलने की तवक्को है। मेरा ख्याल है तीसरे नंबर पे शायद हो, या तीसरे नंबर की 2-3 जमातें होंगी तो उनमें पीपल्स पार्टी शामिल होगी। उसके बाद हुक्मरान जमात इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज है जी। और मुस्लिम लीग नवाज कोशिश कर रही है कि अपना जो सॉफ्टवेयर है वो नए सॉफ्टवेयर के साथ ये इलेक्शन कैंपेन चला रही है। और उसका हमने आज जो तकरीरें सुनी मरियम सफदर साहिबा की और पार्लियामेंट हाउस में ख्वाजा आसिफ साहब की, तो इसमें उन्होंने क्लियरिटी के साथ बताया, क्लैरिटी के साथ कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा भी मेरा तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है और बाकियों का भी होने वाला है और बाकियों का भी हो जाएगा। तो मरियम सफदर साहिबा भी नए बयानी के साथ अब इलेक्शन की मुहिम चला रही हैं, तकारीर कर रही हैं। लेकिन जहाँ तक है कामयाबी का ताल्लुक, तो पाकिस्तान में एक ट्रेंड है, वो ये है कि जो फेडरल गवर्नमेंट जिसके पास होती है बिलअमूम आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट भी वही बनाते हैं और गिलगित बल्तिस्तान भी उन्हीं के पास जाता है।
तो गिलगित बल्तिस्तान हो चुका है, पीटीआई की गवर्नमेंट बन चुकी है और अब मुस्लिम लीग नवाज जो है उसमें लूज करेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही नंबर अब तक इतलात आ रही हैं कि सिंपल मेजॉरिटी जो है उनको हासिल हो जाएगी, इसलिए ये कोई इतना मुश्किल इलेक्शन शायद ना हो। अच्छा, अब साबिर भाई ये तो आपने बताया और आपने अहाता किया, ये बताएगा आपने कहा सॉफ्टवेयर जो है उस पर तब्दीली आई है। मरियम नवाज साहबा की आज उन्होंने तकरीर की और उन्होंने ये बात भी कही कि मुझे पाक फौज की वर्दी में खड़े हर बच्चे पर बहुत प्यार आया है। साथ में उन्होंने कहा कि वो वक्त दूर नहीं जब इदारे नवाज शरीफ के बयानिए पे चलेंगे और वो कहती है अब ये पुरानी नून लीग नहीं है, अब ये नई नून लीग है और डस्का बाई इलेक्शन का हवाला देती हैं। तो ये मिक्स सिग्नल्स आते हैं मरियम साहबा की जानिब से। वो देखें, अपना जगह छोड़ने में ज़रा टाइम तो लगता है, थोड़ी सी अना भी होती है, थोड़ी सी इस तरह की ईगो का मसला भी होता है, लेकिन जो आखिरी मैसेजिंग हुई है और जो पैगाम भिजवाया गया उसमें तो यही है कि हमें ज़रा टाइम दें और हम वापस आना चाहते हैं कौमी धारे में। अच्छा। और इसलिए आज जो फोकस रहा है वो अफवाज पाकिस्तान की हिमायत और नुसरत रही है उनकी। आज की जो तकारीर है ख़ास तौर पे उसमें यकीनन पीटीआई के साथ वो जो भी करें उसका कोई किसी को रोक टोक नहीं है, लेकिन असल तो ये था कि वो तो ये सब कुछ समेट चुके थे और मिलिट्री लीडरशिप के खिलाफ भी, सिविल लीडरशिप के खिलाफ भी वो एक कैंपेन उन्होंने लॉन्च की थी, वो सारी की सारी फ्लॉप हो गई। और अब जो नए सिरे से आप जरा थोड़ा सा चले जाएं गिलगित बल्तिस्तान की इनकी तकारीर निकाल लें जो मरियम सफदर साहिबा ने की, वो निकाल लें, फिर पीडीएम के दौरान जो तकारीर हुई वो निकालें और उनको कंपेयर करें इस वक्त जो तकारीर हो रही हैं, तो उससे आपको बहुत अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना बैकफुट पे जा चुके हैं और अब उस तरफ नहीं जा रहे जो कि समझते थे कि हम एक यकदम निकलेंगे। और उस वक्त बहस ही होती थी, नवाज शरीफ साहब लंदन से हिदायत दे रहे होते थे कि जी बिल्कुल असल जो धरना देना है वो तो पिंडी में देना है, फैजाबाद में देना है, वो इस तरह की बातें हो रही होती तो थी। ये जो टर्न अराउंड हुआ है इसके कोई नतायज इनको मिलेंगे या नतायज सामने आएंगे? मेरा ख्याल है कि फौरी तौर पे तो ऐसा कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। अच्छा, ये मुझे बताएगा कि शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था जो पीडीएम का जलसा हुआ उसमें उन्होंने उसके बाद खबर है कि वो भी आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कैंपेनिंग करेंगे मरियम नवाज साहबा के साथ साथ, वो हमें नजर नहीं आ रहे। आज उन्होंने भी एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा कि हमें तो हमारी खिदमत की वजह से जो है वो हमारे FIA की कभी नोटिस मिल जाता है, कभी नैब का नोटिस मिल जाता है। शहबाज शरीफ साहब इस सीन से गायब हैं, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह इनका इंटरनल मुस्लिम लीग नवाज और शरीफ फैमिली के इंटरनल इश्यूज हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा। और इसीलिए ये ना इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना इकट्ठे जलसे करते हैं, और अगर शहबाज शरीफ साहब ने जाना भी हुआ तो वो उस वक्त जाएंगे जब मरियम सफदर साहबा अपनी कैंपेन ख़त्म कर चुकी होंगी और वापस आ चुकी होंगी। किसी एक जलसे में ये दोनों इकट्ठे नहीं होंगे अब तक की इत्तलात के मुताबिक। और ये एक अगेन वही बात है कि वो डिवीजन पाई जाती है पार्टी के अंदर भी, और अगली लीडरशिप किसकी होगी ये लड़ाई भी चल रही है। अच्छा साबिर भाई, ये भी मुझे बताया, ज़ाहिर बात है हमने देखा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात हुई, मुनीस इलाही भी मौजूद थे, उससे कबल परवेज़ इलाही साहब की आसिफ जरदारी साहब से भी मुलाकात हुई। तो आप क्या समझते हैं? ज़ाहिर बात है इस वक्त तो हम आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आप समेत दीगर मुबस्सिरीन की राय है कि अब जो अगला जो मैच पड़ेगा या जो अगला बड़ा सियासी इम्तिहान होगा वो 2023 का इलेक्शन है जो अपनी मियाद मुकम्मल। तो आप समझते हैं ये जो मीटिंग्स हो रही हैं ये पंजाब के हवाले से, कुछ सफबंदियों के हवाले से हो रही हैं? क्योंकि बार कैफ PMLN का जो पावर बेस है वो तो पंजाब है, तो अगर उसमें उसके लिए ये मुलाकातें हैं या ये रूटीन की मुलाकातें हैं जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की भी हुई, इससे कबल नहीं हुई थी मुनीस इलाही और परवेज़ इलाही साहब से, और आसिफ जरदारी साहब भी लाहौर में मौजूद थे, उनकी भी मुलाकात हुई। ये अगले इलेक्शन की तैयारी तो तमाम जमातें कर चुकी हैं शुरू, और उसकी वजह ये है कि ऑलमोस्ट सियासी जमातें जितनी भी हैं उनको अंदाज़ा है कि इंतखाबात जो हैं वो अर्ली होंगे और अर्ली इलेक्शन होंगे, और 5 साल मुद्दत पूरी करने का कोई इरादा नहीं, और ये हुकूमत की मर्जी से हो। ऐसा नहीं है कि क्राइसिस आएगा कि गवर्नमेंट की चॉइस है कि वो कब
इलेक्शन का अनाउंस करती है। और इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अब अपना पुराना नैरेटिव छोड़ के अब वो सिर्फ तामीर और तरक्की की तरफ लगी हुई है और ज़्यादा से ज़्यादा अपना कैश करवाना चाह रही है। जितने भी अब इन्होंने अब तक प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, मैच्योर हो चुके हैं, जो पाइपलाइन में हैं, और इस दफ़ा का जो बजट दिया है केपी के फेडरल का और पंजाब का, उसमें भी सारे का सारा तरक्याती बजट है ये सारा। तो इसलिए ये सियासी जमातों को अंदाज़ा है और जितनी भी इस वक्त आपने जिक्र किया जिन मुलाकातों का, वो सब उसी की तरफ निशानदेही कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि अब अगले इलेक्शन की तैयारी हो रही है और नई सफबंदी हो रही है। ज़ाहिर है उस पर टाइम लगता है और उसके नताइज और इस तरह की मज़ीद कुछ डेवलपमेंट आने वाले दिनों में होंगी। साबिर, ये मुझे ज़रूर बताइएगा, आपने कहा कि इलेक्शन जो है वो अपने मुकर्रर मुद्दत से शायद पहले हो जाए और उसी हवाले से डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं। कारकर्दगी की आपने बात की, बजट जो आया वो अच्छा बजट था, लेकिन एक इशू और चैलेंज ये है महंगाई और दूसरा ये लोड शेडिंग। आज भी शाहशी साहब इस चीज़ को हिट कर रहे थे। हमाद अजहर साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मामला कैपेसिटी का या प्रोडक्शन का नहीं है, मामला ट्रांसमिशन का है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा उस हवाले से क्या बयानियों की जंग होगी कि ये लोड शेडिंग है या ये जो महंगाई है इसकी वजूहात, इसके मुहरिकात साबका अदवार की पॉलिसियाँ हैं या ये 3 साल से हुक्मरान है, इन्होंने कोई इस हवाले से क्या डेवलपमेंट की, ट्रांसमिशन लाइंस की बेहतरी के हवाले से, महंगाई को काबू करने के हवाले से आपकी क्या राय है? क्योंकि मीडिया ओपिनियन मेक करता है। अब पार्टीज की अपनी ये भी पोजीशन रखी हुई है, क्योंकि आपको इल्म है कि 2000 पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की का फेलियर ही लोड शेडिंग था और उसकी उनको बड़ी कॉस्ट अदा करनी पड़ी 2013 के इलेक्शन में। इस पे डिपेंड करता है अनवर के इलेक्शन किस मौसम में होते हैं। तो लोड शेडिंग तो शायद गर्मियों में तो इलेक्शन नहीं होंगे, मौसम कोई बेहतर ही होगा, जो भी होगा बेहतर मौसम में होंगे और उस वक्त जो है लोड शेडिंग नहीं हो रही होगी। अलबत्ता जो दूसरा इम्पोर्टेंट इशू है वो है महंगाई का। महंगाई बहरहाल ये गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट ने कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई काम ना किया और उसको महंगाई के बदले में तो बहुत ज़्यादा इंसेंटिव ना दिए आवाम को, आम आदमी को, तो यकीनन महंगाई जो है वो अगर उस दौरान महंगाई हुई या कोई आटे की किल्लत हो जाती है, चीनी की किल्लत हो जाती है या किसी और चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है, तो वो यकीनन असर पड़ेगा। आपको याद होगा कि 2008 का इलेक्शन जब हुआ तो मुस्लिम लीग काफ उस वक्त 5 साल गवर्नमेंट थी उसकी, आप भी इसी जगह पे मौजूद थे जहां इस वक्त हैं जी। तो उनको सिर्फ एक चीज ने मारा था और वो आज तक समझ नहीं आई कि अचानक आटा गायब हो गया था मार्केट से। बिल्कुल। और जैसे ही मार्केट से आटा गायब हुआ, किल्लत हुई, वो इलेक्शन कैंपेन चल रही थी, उन्हीं 4-5 हफ्तों के दौरान उसने मजीद अगर कोई गुंजाइश थी काफली की वो सत्यानाश कर दी और इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले गई। ठीक, बिल्कुल सही आपने कहा कि इन तमाम चीज़ों को देखने का बहुत शुक्रिया। साबिर शाकिर साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, अपना तज्जिया हमारे साथ शेयर कर रहे थे। व्यूअर्स, ये आज का शो था, पॉलिटिकल सिनेरियो भी है वो भी डिस्कस किया और सबसे अहम रीजनल सिनेरियो अफगानिस्तान। कल तक लिए सैयद अनवार, अपना इसका फीडबैक फेसबुक और ट्विटर पर दीजिएगा। कल तक लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।